सो हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिज़िक्स, जो बुक है बाय डॉक्टर H.C. वर्मा। बहुत ही बड़ा नाम है इस फील्ड में। तो इस बुक को हम जो है लाइन बाय लाइन, कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। और सबसे पहले ये बता देना चाहूँगा मैं कि मैं इसमें 2023 का जो एडिशन है वो फॉलो करने वाला हूँ। तो अच्छा होगा यदि आप एक कॉपी इसकी परचेज़ कर लें और इसको साइड बाय साइड रीड करें, और साथ ही साथ जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको भी आप यदि सॉल्व करें, सॉल्व एग्जांपल्स हैं या प्रैक्टिस एक्सरसाइज हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो सबसे पहले जो स्टार्ट होती है बात वो यहीं से होती है कि व्हाट इज़ फिज़िक्स। अब देखिए, ये बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है। ऐसे कहीं भी एग्ज़ाम में या कहीं भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या बोर्ड एग्ज़ाम्स में पूछा नहीं जाता है, लेकिन एक स्टार्टिंग पॉइंट के रूप में हमें सर्व करता है किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। तो जो सिंपलेस्ट लाइन जो इस बुक में दी हुई है वो ये है कि फिज़िक्स इज़ द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। अब नेचर मतलब हमारे आसपास की जो भी सराउंडिंग्स हैं उसको नेचर बोला गया है। तो उसको हम ऑब्जर्व करते हैं, और ऑब्जर्व करने के बाद जो है एक हम कोई भी लॉ उससे एसोसिएट कर देते हैं। तो जो ये प्रोसेस है पूरी, एसोसिएट अ लॉ विथ अ ऑब्जर्व इवेंट, इसी को फिजिक्स बोला गया है। एक बार यदि मैं फिर से डिटेल में बताऊं तो ये कहूँगा कि जैसे कि हमारे आसपास हम देखते हैं कि मून ऑर्बिट्स अराउंड अर्थ। तो ये हमें पता है कि मून जो है हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाता है या उसके ऑर्बिट करता है। और साथ ही साथ यदि एक एप्पल गिरता है ट्री से, बड़ा ही फेमस इवेंट है फिजिक्स में, एप्पल यदि एक ट्री से गिरता है, एप्पल फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री, तो ये भी एक हम इवेंट देखते हैं। तो इसी के साथ हम एसोसिएट करते हैं। अभी आगे हम देखेंगे जैसे कि ग्रेविटेशन लॉ। तो इसी तरह के हर इवेंट के साथ यदि हम कोई भी एक लॉ एसोसिएट करें, लॉ एसोसिएट यदि हम करें हर एक इवेंट के साथ, तो वो फिजिक्स बन जाएगा। तो इन एसेंस अगर मैं बात करूं कि जो भी हमने भी समझा, तो इसको हम डेफिनेशन फॉर्म में ये बोल सकते हैं। डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहें तो इसकी तो ये लिख सकते हैं कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। ऑल इवेंट्स इन नेचर टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू सम बेसिक लॉ, एंड रिवीलिंग दीज लॉ ऑफ नेचर इज फिजिक्स। तो अगर कहीं भी आपको कोई पूछता है या ये आता है आपके सामने व्हाट इज फिजिक्स, तो यही आप एक दो लाइन जो है इन एसेंस आप उससे बोल सकते हैं। अगला जो इसमें एक मेन टॉपिक आता है वो है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। अब आपने ये तो सुना होगा कि फिजिक्स इज हाफ मैथ्स। तो ऐसा होता क्यों है कि फिजिक्स जो है वो हाफ मैथ्स क्यों बोला जाता है? तो अब जैसा कि हमने अभी तक देखा कि जो लॉ हैं हम ऑब्जर्व करके और जो लॉ निकालेंगे, अब इस लॉ को हम दो तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। या तो वर्ड्स के फॉर्म में लिख दें या फिर किसी एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख दें। जैसे कि अभी मैंने नाम लिया था कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसको हम जानते हैं कि अभी खैर आगे हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी बेसिक एक अगर मैं आपको बताऊं तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कहता है कि एक जो मास है m1 वो दूसरे मास m2 को पुल करता है। सिमिलरली जो मास m2 है वो भी मास m1 को अपनी ओर पुल करता है। और ये जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास होता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू मास।
ये होता है। अब इसको हम पूरा इसी फॉर्म में लिख सकते हैं, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन टू masses m1 and m2 is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। या इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम ये एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं कि m1 m2 बाय आर स्क्वायर। तो इतनी बड़ी बात को हमने छोटे से फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया कि F is directly proportional to m1 m2 upon r square। तो हमने वर्ड से अगर जो एक्सप्रेशन तक आ गए, यहीं पे हमको मैथमेटिक्स की ज़रूरत महसूस हुई। अगर हमने इसको मैथमेटिकली लिख दिया तो हमने इतनी बड़ी बात को एक छोटे से एक्सप्रेशन में एक्सप्रेस कर दिया। तो यही यूज़ है मैथमेटिक्स का। तो इन एसेंस अगर मैं फिर से बोलूं तो मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। तो चलिए, इतना तो हमने देख लिया था कि एक एक्सप्रेशन हमने डिराइव कर लिया था कि F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 ऑन आर स्क्वायर। अब इसमें अगर हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ऐड करें तो एक प्रॉपर एक्सप्रेशन बन जाता है जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। अब इसमें देखिए, अगर हमें F की वैल्यू निकालना है, न्यूमेरिकल वैल्यू कि दो मासेस दिए हुए हैं उनके बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, तो हमें m1 m2 r और g इन सब की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। अब वैल्यू पुट करेंगे तो इसको मेजरमेंट करेंगे। यदि इनका मेजरमेंट करेंगे तो कोई एक स्टैंडर्ड यूनिट हमारे पास होना चाहिए। मान लीजिए स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है तो हर कोई अपनी अलग अलग यूनिट में रिजल्ट रिपोर्ट करेगा, उससे जो वैल्यू आएगी वो सेम नहीं होगी, तो उससे कोई सेंस नहीं बनेगा उस मेजरमेंट का। तो एक इंस्टीट्यूट होता है, CGPM बोलते हैं जिसको, उसने ये डिसाइड किया कि कौन सी क्वांटिटी किस यूनिट में रिपोर्ट की जाएगी, और एक उसने स्टैंडर्ड चार्ट दे दिया है कि, और उस चार्ट में ये बताया है कि जो 7 क्वांटिटीज़ हैं वो फंडामेंटल होंगी और बाकी जो क्वांटिटीज़ हैं वो उससे डिराइव्ड होंगी। अब इसी एक्सप्रेशन में अगर हम देख लें तो m1 m2 और r ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, और इन सब के जो ये रेशो है, जो ये फॉर्मूला है, इससे डिराइव हो रही है F। तो इसलिए F जो है, फोर्स जो है, वो एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। फिर से एक बार देख लीजिए, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। तो जो मास है, डिस्टेंस है, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, और इन सब के रेशियो से F डिराइव हो रहा है, तो F एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। अब इसी CGPM ने इस तरह का एक टेबल दिया है और उसने ये बताया है कि ये जो 7 क्वांटिटीज हैं, ये बेस फिजिकल क्वांटिटी या फंडामेंटल भी बोल सकते हैं इनको, ये 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज हैं, और बाकी जो भी क्वांटिटीज हैं जैसे कि फोर्स हुआ या और भी दूसरी क्वांटिटीज हुई, जैसे वर्क हुआ, एनर्जी हुई, ये सब इन्हीं बेस क्वांटिटीज से डिराइव्ड हैं, तो इसलिए इन्हें डिराइव्ड क्वांटिटीज बोला गया। इसमें इतना ही समझने की ज़रूरत है, ज़्यादा कुछ इसमें समझने की ज़रूरत नहीं है।